आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद। इससे पहले हमने साम्राज्यवाद, नवीन साम्राज्यवाद का अर्थ समझा था, उसके विभिन्न कारणों को समझा था और दुनिया के किन किन देशों द्वारा नवीन साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया गया ये भी हमने देखा था और इसका निशाना कौन कौन से देश बने थे ये भी हमने देखा था। तो जो कमज़ोर देश थे वो साम्राज्यवाद का शिकार ज़्यादा बने। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर साम्राज्यवादियों की नज़र पड़ी और ये देश साम्राज्यवाद का शिकार हुए, बल्कि नवीन साम्राज्यवाद का शिकार हुए। तो आज का हमारा जो विचारणीय बिंदु है, टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद। अब दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है, इसका भौगोलिक परिवेश क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द का प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नहीं होता था, किंतु जापानियों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया कमान की स्थापना हुई, तभी से इस शब्द का प्रयोग होने लगा। हम इस क्षेत्र में हुए औपनिवेशिक विस्तार की दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। औपनिवेशिक मतलब उपनिवेशों का बनना। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित बर्मा, मलेशिया यानी मलाया, सिंगापुर, हिंद चीन के अंतर्गत कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। इन तीनों को मिलाकर के हिंद चीन कहा जाता है। पहले जैसे आया बर्मा का आजकल उसको म्यांमार कहते हैं। थाईलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं, फिलीपींस और हिंद एशिया। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल समस्त यूरोप के बराबर है। आरंभ में दक्षिण पूर्वी एशिया की और यूरोपवासी गर्म मसालों के कारण आकृष्ट हुए थे, किंतु अब संसार के कुल रबर का 80%, टिन का 93% और टंगस्टन का 20% इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो गरम मसालों का बहाना करके इस क्षेत्र में घुसे और वहाँ की खनिज संपदा मुख्य कारण था। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक दृष्टि कौन से हमने देखा। फिर हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इस क्षेत्र की, दक्षिण पूर्वी एशिया की। यूरोपियों के आने से पूर्व इस क्षेत्र में कई संस्कृतियों का सम्मिश्रण था। सदियों तक यहाँ भारतीय और चीनी संस्कृतियों का प्रभाव रहा। टोंकिन, अनाम और कोचीन पर चीनी संस्कृति की छाप थी, जबकि खामेर, अंगकोर, जावा, कंबोज, सुमात्रा, बोर्नियो आदि पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। यूरोपियन लोगों के आने के कुछ समय पूर्व ही इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इनकी आपसी फूट और वैमनस्य का लाभ फ्रांस, इंग्लैंड और डचों ने उठाया, इन्हें अपने औपनिवेशिक संसार में सम्मिलित कर लिया। फिलीपींस द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन था, इंडोनेशिया इंग्लैंड के अधीन था और हिंद चीन पर फ्रांस का आधिपत्य था। बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया के कुछ भाग ब्रिटेन के अधीन थे। तिमोर द्वीप का एक भाग और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप पुर्तगाल के नियंत्रण में थे। केवल थाईलैंड ही एक ऐसा देश था जो किसी
विदेशी शासन के नियंत्रण में नहीं था। अब हम कंट्री वाइज या देश वाइज अगर अध्ययन करें तो पाएंगे सबसे पहले इंडोनेशिया। पहले इस द्वीप को ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था, जो इंग्लैंड के अधीन था। ईस्ट इंडीज़ के इस द्वीप समूह में जावा, बाली, सुमात्रा, तिमोर, बोर्नियो, फ्लोरेंस, स्वाम्बला, मलक्का, सेलेबस, न्यू गिनी और पापुआ प्रमुख थे। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया, क्योंकि व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से मलक्का बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भारत से इंडोनेशिया के द्वीपों में आने जाने वाले जहाज़ों को मलक्का के जलडमरू मध्य से गुजरना पड़ता था। अतः मलक्का पर आधिपत्य कर पुर्तगालियों ने वहाँ एक दुर्ग की स्थापना की और उसे अपने समुद्री व्यापार का प्रधान केंद्र बना डाला। पुर्तगालियों के बाद 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों का आगमन हुआ। 1789 ईस्वी में हॉलैंड पर फ्रांस का आधिपत्य होने से ये द्वीप फ्रांस के अधीन हो गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। नेपोलियन प्रथम और इंग्लैंड के बीच शत्रुता के फलस्वरूप 1811 से 1819 ईस्वी तक यह द्वीप इंग्लैंड के नियंत्रण में रहे। 1814-15 ईस्वी के वियना कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार ये द्वीप और प्रदेश पुनः इंग्लैंड को लौटा दिए गए। 1819 ईस्वी तक संपूर्ण क्षेत्र पर डचों का आधिपत्य हो गया। ब्रुनेई और सारावाक के अतिरिक्त बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य रहा। ये क्षेत्र रबर उत्पादन के लिए विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त न्यू गिनी के एक भाग पर भी ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम हुआ। इस क्षेत्र को पापुआ भी कहा जाता है। न्यू गिनी के उत्तरी पूर्वी के भाग 1880 में जर्मनी ने भी उन पर अधिकार कर लिया था। तो ये तो थे इंडोनेशिया के वो विभिन्न द्वीप जिन पर विदेशी जो साम्राज्यवादी है, जो नवीन साम्राज्यवाद के वाहक बन रहे थे, उनकी नज़रें गड़ी और उन्होंने धीरे धीरे इन सब पर कब्जा कर लिया। तो इंडोनेशिया के बाद है फिलीपींस द्वीप समूह। इंडोनेशिया भी द्वीपों का एक समूह है। इसी प्रकार फिलीपीन द्वीप समूह, इसमें कुल 3141 द्वीप है। ध्यान से सुने, फिलीपीन द्वीप समूह में 3141 द्वीप है। ल्यूजोना और मिंदानाओ इन द्वीपों में सबसे बड़े हैं। ल्यूजोना और मिंदानाओ। अन्य द्वीप आकार में छोटे हैं। फिलीपीन द्वीप समूह के बहुसंख्यक निवासी जाति की दृष्टि से मलाया के लोगों से मिलते जुलते हैं। यहाँ की भाषाओं और बोलियों की कुल संख्या 87 है, जिनमें 3 विसियान, हगलोग और इलोकोना मुख्य है। 15वीं शताब्दी में इन द्वीपों में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ और द्वीपों में बहुत से लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। स्पेन का प्रभुत्व। 1521 ईस्वी में सुप्रसिद्ध स्पेनी यात्री फर्डिनेंड मैगेलन पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए फिलीपींस पहुंचा। फिलीपीन पहुंचते ही उसने वहां स्पेन का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इस संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई, किंतु स्पेन वासी इस प्रदेश पर नियंत्रण चाहते थे। 1571 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिली। स्पेनी विक्रेताओं ने मनीला को राजधानी बनाया और धीरे धीरे समूचे फिलीपीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
फिलीपीन पर नियंत्रण करने के उपरांत स्पेन वासियों ने वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाना शुरू किया। स्पेन अपने अधीनस्थ देशों के धर्म, सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने की नीति को अपनाता था। इस नीति के परिणाम स्वरूप फिलीपीन दक्षिण पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश बन गया जहां की अधिकांश जनता ईसाई है। केवल दक्षिणी फिलीपीन में जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हो सका। फिलीपीन पर लगभग 300 वर्ष तक स्पेन का और तदुपरांत 50 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व रहा। तो इस प्रकार से स्पेन ने अपनी आक्रामक नीति के द्वारा फिलीपीन पर कब्जा किया और अपने सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। फिर अमेरिका का प्रभुत्व। स्पेन और अमेरिका के मध्य हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप फिलीपीन में अमेरिका का आधिपत्य कायम हुआ। 19वीं शताब्दी तक अमेरिकी महाद्वीप के कुछ भूभाग पर स्पेन का शासन कायम हो गया। इन प्रदेशों पर स्पेन का शासन क्रूर और अन्यायपूर्ण था। इस व्यवस्था के विरुद्ध 1895 में क्यूबा की जनता ने स्पेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्पेन ने इस विद्रोह को क्रूरता के साथ कुचल दिया। इसकी प्रतिक्रिया अमेरिका में हुई। अमेरिकी पूंजीपतियों ने प्रशासन पर दबाव डालना प्रारंभ किया क्योंकि उन्होंने क्यूबा में पूंजी निवेश कर रखा था। इस बीच आपसी तनाव के फलस्वरूप अमेरिकी जहाज़ को क्यूबा के तट पर डुबो दिया गया। स्पेनी सरकार को दोषी माना गया और स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसी समय फिलीपीन में स्पेन के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना भी बनाई जा रही थी। इसमें प्रमुख हाथ अमेरिका के सहायक नौसेना मंत्री थियोडोर रूजवेल्ट का था। रूजवेल्ट ने ही अक्टूबर 1897 ईस्वी में अमेरिका के एशियाई बेड़े का नेतृत्व कमांडर जॉर्ज ड्यूई को सौंपा। 27 अप्रैल को ड्यूई का बेड़ा फिलीपीन के लिए रवाना हो गया। केवाइट अड्डे पर स्पेनी बेड़े को नष्ट करते हुए मनीला पहुंच गया। इस अभियान में यद्यपि ड्यूई को स्थानीय जनता का सहयोग मिला था, अमेरिका में इस नौसेना द्वारा विजय हासिल किए जाने पर हर्षोल्लास मनाया गया। तो इस प्रकार से फिलीपीन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक विदेशी साम्राज्यवादी गया तो दूसरा आ गया, लेकिन एक क्रूर शासन का अंत हुआ और स्पेन की बजाय अब फिलीपीन के द्वीपों पर अमेरिका का साम्राज्य स्थापित हो गया। फिर है मलाया, हिंद, चीन आदि। इनका अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन, SD गवर्नमेंट कॉलेज,